अपनी जाति के लोगों के साथ जो कुछ उत्कृष्ट हो गए, कोई अगर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हो गया तो उसके साथ हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। तो ये एक बड़ा सरल तरीका है और ये किसी को भी आसान लगता है। एक फायदा तो जरूर होगा जाति गणना से कि समाज में जो पिछड़े तबके हैं उनकी एक्चुअल क्या स्थिति है उसकी सही जानकारी मिल पाएगी। उससे सरकार, सभी सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो कि फेडरल सिस्टम है, तो उसके तहत नीति निर्धारित करेगी। इसी के निमित्त यह निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन में थे तो हमारे लालू जी के प्रयास से, तेजस्वी जी के प्रयास से राहुल गांधी ने ये डिमांड किया था कि जाति गणना किया जाए। विपक्ष तो वोट बैंक की राजनीति करता है, उसको तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो हमेशा से जो सत्ता पक्ष है जिसके क्रियाकलाप को जब देखते हैं कि पब्लिक लोकप्रियता अधिक से अधिक हो रहा है, जनमानस माननीय नीतीश कुमार को एक लंबा अरसा से 2005 से लेकर के 2024-25 और 2000 लगता है कि 30 भी पूरेगा। और विपक्ष इस मुद्दे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखा है और सरकार को उस जगह पर ला के छोड़ा है कि वो इस मुद्दे को ले और इसके बारे में सही तरीके से जनता को इसका न्याय मिल सके। नमस्कार, मैं निशा श्री फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। यहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं वो है एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा कहें या इसे कहें कि एक चौंकाने वाला मुद्दा, क्योंकि अभी पूरे देश की नज़र जो है वो पहलगाम में हुए आतंक और उसके ऊपर भारत का जो एक्शन है उसके ऊपर था। लेकिन इसमें ही विगत अचानक से काफ़ी दिनों से इसके ऊपर डिमांड चल रही थी, लेकिन कल केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कहा कि केंद्र सरकार तैयार है जातिगत जनगणना के लिए। और इससे जो विपक्ष है, विपक्ष इसको अपनी जीत कह रहा है और जो सत्ता में है उनका ये कहना है कि कांग्रेस इतने दिनों से थी तो उन्होंने क्यों नहीं ये जनगणना कराई। बहरहाल चर्चाएं अलग अलग तरह की हैं, लेकिन इसके ऊपर जो आज विशेष हमारे मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं वो अपने अपने राय प्रकट करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं प्रोफेसर अनिल कुमार ओझा, जो कि राजनीति विज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी में एचओडी रह चुके हैं। साथ में हैं अमिताभ जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और कि इंजीनियर शिवनंदन शाह, जो कि आरजेडी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। फिर रामलला ठाकुर जी, जो कि जेडीयू के जिला प्रवक्ता हैं, और रियाज अहमद जी, जो कि जोनल अध्यक्ष हैं कांग्रेस सेवा दल के। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो ज्वलंत मुद्दा है कि ये जो जातिगत जनगणना की बात इतने दिनों से चल रही थी, विपक्ष रख रहा था, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी विरोध होने के बावजूद कल केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं जातिगत जनगणना के लिए। तो प्रोफेसर अनिल कुमार ओझा, हम आपके पास आते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। वर्तमान स्थिति में यदि सरकार ने जो 10 वर्षों पर जनगणना होती रही है, इसको ब्रिटिश काल में प्रारंभ किया गया और धीरे धीरे इस जनगणना की उपयोगिता बढ़ती चली गई। जितनी जानकारी, जितने प्रकार के कॉलम बना के जितनी जानकारी उसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आयु संबंधी ये सब जानकारी इकट्ठा की जाती रही, वो बहुत अर्थ में वर्तमान स्थिति में अति आवश्यक रहा। हमारे यहाँ जनगणना होती रही 10 वर्षों पर और जनगणना में इस तरह के आंकड़े, अधिक से अधिक आंकड़े लोगों के बारे में, जिससे उनकी विशेषताओं का पता चल सके, ये जुटाया जाता रहा। ब्रिटिश काल में जातियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान का एक सिलसिला शुरू हुआ। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। स्वाधीनता के बाद ये समझा गया, जो लोग संविधान सभा में थे उसमें एक बड़ा पक्ष ऐसे लोगों का था जिन लोगों ने, खास करके जो नेतृत्व कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, जिनका काफ़ी प्रभाव रहा है। हम सब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा में उन्होंने ही पेश किया, जो एक तरह से प्रीएम्बुल का आधार बना और क्या रूपरेखा होगी। तो बहुत लोगों की अपेक्षा ये थी कि आधुनिकता
जिस प्रकार से आएगी, जितनी तेजी से आधुनिकता का आगमन होगा, तो ये जो ड्यूरेबल मोड्स ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान के जो टिकाऊ माध्यम हैं जाति, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, इसका महत्व तो नहीं रह जाएगा और लोग इस रूप में नहीं पहचाने जाएंगे। तो उनके साथ ये थी, एक कठिनाई भी थी कि वो कभी उन्होंने ग्रामीण परिवेश देखा था, न वो कभी भारतीय विद्यालयों में, छोटे विद्यालय में भी कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। ये कठिनाई राजेंद्र प्रसाद को, B.R. अम्बेडकर को, अन्य लोगों को नहीं थी। उनके साथ कठिनाई थी कि वो केजी से ही उनका पठन पाठन भी बाहर हुआ था और जिस समय वो थे अपने घर में, तो उनके घर का वातावरण भी बहुत कॉस्मोपॉलिटन था। तो उनके अंदर में एक दृढ़ विश्वास था कि इस तरह की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और एक आदर्शवादिता भी थी। हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, गणतंत्र हुआ था। दुनिया के अनेकानेक देशों में, जिसको हम बहुत विकसित देश कहते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ संविधान बनाया 250 साल पहले, शक्ति का पृथक्करण लागू किया, गणतंत्रवाद लागू किया, न्यायपालिका स्थापित किया, सब किया, लेकिन वहाँ पर भी मताधिकार बहुत सीमित था। मताधिकार सीमित था, स्त्रियों को मताधिकार नहीं। आपने देखा तो पूरे इतिहास की बात हुई। अभी बात इसलिए आवश्यक है कि वो स्त्रियों को मताधिकार नहीं, काले लोगों को मताधिकार नहीं, ब्रिटेन में, और आप देखेंगे यूरोप के देशों में जिसके लोकतंत्र की बड़ी बात कही जाती है, तो हमारे यहाँ इन लोगों ने सार्वभौम व्यस्त मताधिकार एक साथ लागू किया। संविधान सभा में इसको लेके भी बड़ी चिंता थी। तो एक वह जो काल था वो एक आदर्शवादिता का काल था। तो तब ये तय किया गया कि आगे जो हम अब जनगणना कराएंगे तो ये जो जातीय पहचान है और इससे जातीय भेदभाव और जातीय वैमनस्य, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए, एक और हो जाएंगी, ये अपेक्षा भी, ये आकांक्षा भी। तो इसको करना, लेकिन अब फिर क्यों लिया गया ये डिसीजन? इसलिए लिया गया कि ये जो नेतृत्व ने जैसा समझा था उस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हुआ नहीं और हो सकता था भी नहीं। दक्षिण भारत, क्योंकि जो जाति थी, जैसे जैसे संचार के साधन बढ़े, आवागमन के साधन बढ़े, 150 साल पहले रेलवे भी नहीं था, जब मोटर गाड़ियां नहीं थी, तो लोगों के एक दूसरे विकास से जुड़ी हुई बात हुई। विकास से जुड़ने से आज हम संसार भर से जुड़ गए हैं। हम आपके पास वापस आएंगे। कहीं की भी कोई घटना है तो वो हमको प्रभावित करती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये एक आवश्यक कह लें या ये कह सकते हैं कि यह एक लाभदायक माध्यम बन गया पहचान का एक लाभदायक माध्यम बन गया। और राजनीतिक रूप से अगर हमको लामबंदी करनी हो, राजनीतिक रूप से अगर हमको आह्वान करना हो, तो इसमें ये बहुत सहायक सिद्ध होगा कि एक एक व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। एक जाति समझ गई तो वो जाति उधर ही जाएगी, भले 100% नहीं जाए, 50%, 70%। तो ये एक लाभ, कंट्रोल का एक अच्छा तरीका होगा। जी, हम आपके पास वापस आएंगे, दोबारा वापस आएंगे हम आपके पास। जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अमिताभ जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि इतने दिनों से विरोध हो रहा था, तो फिर अचानक से इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे इसको अलाउ कर दिया? सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जनगणना केंद्र का विषय है और केंद्र सरकार हर 10 वर्षों पे कराती आ रही है और ये वर्षों से चलता रहा है हमेशा। चूँकि 2021 में कोविड था, कोविड के कारण इसको तत्काल स्थगित उस वक्त किया गया। अब क्या है कि पिछले, जैसा कि हमारे जो IT मिनिस्टर हैं उन्होंने कल बयान दिया कि हम लोग, बहुत सारे स्टेट्स ने सर्वे के नाम पर जाति गणना की और उसका जो आया रिजल्ट, उस पर कन्फ्यूज़न था, संदेह उत्पन्न हुआ, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके लिए, और केंद्र सरकार के पास डिमांड तो है ही पहले से, तो राजनीतिक कारणों से समाज का ताना बाना नहीं बिगड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने जाति गणना को सेंसस के अंतर्गत किया। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि बहुत सारे कॉलम्स पहले भी होते थे जो भरे जाते थे, इस बार एक कॉलम जाति उसमें इंक्लूड किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी की और जनसंघ का जब से स्थापना हुई है, तब से हम लोगों का कॉन्सेप्ट रहा है कि एकात्म मानववाद का सिद्धांत, जिसके तहत समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक
हम लोगों तब तक राष्ट्र का विकास समग्र रूप में, संपूर्ण रूप में नहीं माना जाएगा। तो ये जनगणना से एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा जाति गणना से, कि समाज में जो पिछड़े तबके हैं उनकी एक्चुअल क्या स्थिति है उसकी सही जानकारी मिल पाएगी। उससे सरकार, सभी सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, जो कि फेडरल सिस्टम है, तो उसके तहत नीति निर्धारित करेगी। इसी के निमित्त यह निर्णय लिया गया है। इसको विपक्ष अपनी जीत कह रहा है। देखिए, विपक्ष का एजेंडा दूसरा था। विपक्ष इसको इस रूप में देखता है कि विपक्ष इसको वोट बैंक के रूप में देखता है, और राजनीति में वोट बैंक, सत्ता, ये सबों को चाहिए, हमें भी चाहिए। हम इसे इनकार नहीं कर रहे हैं कि हमें सत्ता नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बड़ा तबका है, जो हिंदू, जिसको हम कह सकते हैं हिंदू समाज, उसमें कैसे खंडन हो, इसके लिए जातियों में तोड़ने की बात बहुत दिनों से करते आए हैं लोग। फूट डालो राज करो की स्पष्ट बात है इसमें। तो इसका मांग वो करते रहे हैं। अब राहुल जी, जैसा कि आपने सुना होगा, कल पीसी करके उन्होंने बताया कि हम बहुत दिन से जाति गणना की बात कर रहे हैं। भाई, कब से आप बात कर रहे हैं? आपने तो, आपकी सत्ता इतने सालों रही, तो आप तो कभी नहीं कराए। अब आप 2-4 सालों से तभी से बात कर रहे हैं जब केंद्र में भाजपा मोदी की सरकार बैठी हुई है, तब से आपके में आ गया कि कैसे इनके वोट बैंक को तोड़ा जाए। और उन्होंने एक और बात उसमें जोड़ दी कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि जाति गणना को सीधे वो आरक्षण से जोड़े। जबकि वो कांग्रेस जो है पिछले 70 सालों से एक परिवार के द्वारा ही संचालित होती रही है। वहाँ कोई आरक्षण नहीं लागू होता है, वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है किसी दूसरे के लिए, दूसरे परिवार को भी नहीं। जातियों की बात ही अलग है। तो इसलिए विपक्ष अपनी जीत वो कह सकते हैं जिनका एजेंडा भाजपा की हिंदू जाति विभक्त करने के, भाजपा को देखने की बात है, उस रूप में वो उसे अपनी जीत मान रहे हैं। लेकिन जब हमने ये घोषणा की और हम विकास करेंगे, तो हमारा ये अटूट रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में समाज का समर्थन रहेगा। जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इसको विपक्ष कह रहा है कि हमारी जीत है, क्योंकि काफ़ी दिनों से विपक्ष जो है ये इसके लिए डिमांड कर रहा था। क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर हैं उनको भी आभार प्रकट करेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे, और ख़ास करके आपके चैनल को, सभी सदस्यों को। विपक्ष महागठबंधन लोहिया, कर्पूरी और लालू जी की विचारधारा जो है सामाजिक समानता, सद्भाव के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। उन्होंने बहुत पहले ये विजन दिया था कि जब संविधान में जातीय व्यवस्था है, जातियों का वर्णन है, तो उसका एक लेखा जोखा होना चाहिए, स्टैटिकल डाटा होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई स्टैटिकल डाटा नहीं रहेगा, तब तक उस पर काम करने में आपको आसानी नहीं होगी, परेशानी होगी। तो ये समझ करके लोगों ने एक जातीय जनगणना, और आज के हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन में थे, तो हमारे लालू जी के प्रयास से, तेजस्वी जी के प्रयास से, राहुल गांधी ने ये डिमांड किया था कि जातीय गणना किया जाए। और विपक्ष निश्चित रूप से आज गौरवान्वित होगी कि ये हमारा जो सोच है अब आगे बढ़ रहा है और हमको फॉलो कर रहे हैं, हमारे विचारों को फॉलो कर करके ही प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी हम देखा है समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये वैष्णवी जी जो सामाजिक राजनीतिक कमेटी के जो है उनका निर्णय हुआ और हरी झंडी दिखाए हैं, उसमें यह भी कहा गया है कि अगले साल हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फिर ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। चुनाव में जो विपक्ष का मुख्य धारा है, मुख्य विचार है, जिससे महागठबंधन की ओर जनता मुखातिब है, उस पर वे पैचअप करना चाहते हैं, अपना कैश करना चाहते हैं वोट राजनीति के लिए। कि ये करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक साल बाद क्यों करेंगे? इन्होंने बहुत कुछ बातें की हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। 14 में उन्होंने कहा मुजफ्फरपुर में आकर के हम चीनी मिल का यहाँ का चाय पियेंगे, चाय नहीं पिलवाई जनता चीनी के लिए, और कहते हैं कि हम मुंह मीठा करने के लिए भी रोक रहा है। तो ये सब बातें उनका कहाँ तक सत्य होगा? तो हमेशा वोट की राजनीति करने के लिए ही देते हैं। और
हम बिहारवासी गौरवान्वित होंगे कि बिहार ने पहला स्टेट है जो जातीय जनगणना करवाया और केंद्र उस पर भी सहमति प्रकट करी और ऐसा महसूस किया। बिहार से पहले कर्नाटका ने 2015 में कराया दिया था। जी जी, आते हैं हम जेडीयू के जिला प्रवक्ता रामलला ठाकुर जी के पास। और ये जो आरजेडी है वो पूरी तरह से इस श्रेय को ले लेना चाहती है कि उन्होंने पहले जातिगत जनगणना कराया और अब केंद्र सरकार कह रही है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार को जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट लुक बिहार जो चैनल है हमेशा से करंट अफेयर्स को जो है सो सार्वजनिक करते हैं, इसलिए इसके व्यूवर्स को ये हमारा उम्मीद है कि बल्क मात्रा में इसको देखें समझे। बहुत अच्छे चैनल है। विशेष करके जो आपने क्वेश्चन जो अभी राइज किए हैं, हमारी सरकार माननीय नीतीश कुमार 2011 में बिहार जातीय जनगणना कराए, 7 जनवरी 2023 को जातीय जनगणना कराए। हमारा तो शुरू से ये विपक्ष क्या हमारी सरकार का क्या ये तोहमत लगाएंगे। हमारी सरकार तो इस क्षेत्र में शुरू से ही एक्टिव है और सक्रिय है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है जो अभी रिसेंट 7 जनवरी 2023 को जो जनगणना कराया गया। हमारी सरकार का 2 फेज में ये जनगणना कराई थी, जिसका डाटा अपलोड किया गया था। एक फैमिली का डाटा अपलोड किया गया था। उस घर के जो मुखिया हैं उनका वार्षिक आमदनी क्या है, उनका पारिवारिक शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके घर में चापाकल है, बिजली है, पानी है। तो ये तो डाटा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है, जो शुरू से ही 2011 के बाद 2023 में जो पूरे एक अपने आप में एक मिसाल है जो इन्होंने डाटा दिया है। और विपक्ष के श्रेय से, विपक्ष तो वोट बैंक की राजनीति करता है, उसको तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो हमेशा से जो सत्ता पक्ष है जिसके क्रियाकलाप को जब देखते हैं कि पब्लिक लोकप्रियता अधिक से अधिक हो रहा है, जनमानस माननीय नीतीश कुमार को एक लंबा अरसा से 2005 से लेकर के 2024-25 और 2000 लगता है कि 30 भी पूरेगा। तो ऐसा नहीं है, आप तो शुरू से आपकी परिपाटी बनी हुई है, राजद की परिपाटी है। वो चारा से उसको फुर्सत नहीं है, उसको घोटाला से फुर्सत नहीं है। वो जनगणना के बारे में और जनता के बारे में क्या भाई वो हिसाब है। जी, ये आरोपों और प्रत्यारोपों का तो सिलसिला चलता रहेगा। हम कांग्रेस के जो जोनल अध्यक्ष हैं रियाज अहमद, उनके पास चलते हैं। और कांग्रेस इसको बड़ी जीत कह रही है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस तो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही और आज़ादी से पहले ही जो जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, तो अब तक क्यों नहीं करा? और अब अगर ये हो गया है तो अब इसमें कांग्रेस की जीत कैसे हो गई? देखिए, कांग्रेस की जीत नहीं, ये जनता की जीत है। और विपक्ष इस मुद्दे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखा है और सरकार को उस जगह पे लाके छोड़ा है कि वो इस मुद्दे को ले और इसके बारे में सही तरीके से जनता को इसका न्याय मिल सके। जो भागीदारी न्याय है वो विपक्ष ने बहुत मजबूती से उठा करके रखा है। आपका प्रश्न है कि कांग्रेस सत्ता में थी, वो उस समय में ये बीमारी आइडेंटिफाई नहीं होती, बातें हो रही थी, होते होते जाकर के अभी हमारे जदयू के प्रवक्ता ने बताया है कि हमारी सरकार ने किया है। तो ये सिर्फ जैसे बीजेपी बोल रहे हैं कि हम एक कॉलम बना देंगे और जदयू बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ जनगणना कर लिया, तो किया तो फिर उसमें अगर कोई बीमारी निकल करके आए तो उसका इलाज क्यों नहीं किया? हमने तेलंगाना में जातीय जनगणना अभी करवाया, जहाँ वहाँ हमारी सरकार है, हमें वहाँ जो बीमारी आइडेंटिफाई है उसका हमने इलाज किया। अगर इनकी नीयत साफ़ है और ये सिर्फ मुद्दा से भटकाना इनका ये नहीं है, तो इनको चाहिए कि वो अभी बिहार सरकार जो अपना जनगणना की है उसमें जो आइडेंटिफाई हुआ है और रिजर्वेशन की बाउंड्री को तोड़ना है तो वो 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले। डबल इंजन की सरकार है, इनको किसने रोका है? इनकी मनसा जो है वो साफ़ हो जाएगी कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये सिर्फ लोगों को बरगलाना चाह रहे हैं या इसमें कोई उनकी सच्ची निष्ठा है? अगर निष्ठा है तो 9वीं अनुसूची में ये शामिल करवा दें, 65% रिजर्वेशन करवा दें। कौन रोका है इनको? रामलला ठाकुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सरकार जनगणना कराई और बहुत निष्ठा, और उसमें कम से कम 5 लाख खर्चकर्ता को लगाया गया था जो डोर टू डोर
यानी 7 जनवरी 2023 को जनगणना शुरू हुआ और 1 महीने के अंदर सारा जो प्राइमरी स्टेज का सारा डाटा जो है सो कलेक्ट कर दिया गया। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक इन्होंने आलोचना किया है 65% आरक्षण के, तो हम हमारी सरकार की घोषणा, लेकिन उसमें कानूनी अड़चन आया जो आज के डेट में भी कोर्ट में लंबित है और हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट हमारे फेवर में फैसला देगा। तो वैसे स्थिति में विपक्ष का ये कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष तो जो सरकार, हमारी सरकार शुरू से ही कार्य में सक्रिय है और वो कह रहे हैं कि इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं कि हमारे, अरे भाई आपको हम कंसीडर कर ही नहीं रहे, आप कुछ ऐसा है नहीं जिसकी अहमियत को हम ज़्यादा अहमियत दें। जनता का हर क्षेत्र में जनता के विकास के लिए, जनता के क्रियाकलाप, जनता का जो है सुख दुख के लिए हमारी सरकार है। हम किसी विपक्ष को, हमारे विपक्ष हमारे टक्कर में है ही नहीं, तो हम उसको क्या अहमियत। जी जी, तो ये एक तरह से पक्ष विपक्ष की लड़ाई हो गई है, श्रेय लेने की बात हो गई है। लेकिन वापस आते हैं प्रोफेसर अनिल कुमार ओझा जी के पास और ये जानना चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई हो गई कि हमने किया, लेकिन फिर अगर ये जातिगत जनगणना होती है तो इससे क्या इसका आगे हो सकता है, इसमें क्या परिणाम देखे जाए? इसके पहले के आंकड़े हैं उससे मिलते जुलते ही आंकड़े आएंगे। बिहार का तो मैं समझता हूं कि जो पिछली बार भी किया गया था उसको आप कह सकते हैं फुल प्रूफ ना भी कहें तो 95% उसको फुल प्रूफ कहेंगे। और फिर ही जनगणना का काम कौन करता है? जिन लोगों ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया वही करेंगे। स्कूल के शिक्षक, BLO, आंगनबाड़ी से जुड़े लोग, ग्राम पंचायत और प्रखंड में जो कर्मचारी हैं उनको एक फॉर्मेट दिया जाता है, वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसमें कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद धीरे धीरे अधिक ली जा रही है। लेकिन जातियों की संख्या कितनी है और जातियां एक दूसरे से मिलते, बहुत सारे इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज है जो समाजशास्त्रीय है। और एक ही जाति अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानी जाती है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उसकी क्लस्टरिंग करना और फिर इसके बाद किसको फिर किस वर्ग में रखा जाए, क्योंकि एक ऐसा भी चरण आया था कि अधिकांश जातियों ने ये प्रयास किया था कि हम क्षत्रियों से हमारा उदय हुआ है या हमारा उद्भव ब्राह्मणों से हुआ है, हम प्रजापति हैं, ब्रह्मा से आए, कोई विश्वकर्मा हैं, हम वहाँ से आए, कोई कास्ट। और एक तरफ कास्तों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा किया था कि हम शूद्र हैं, हमको शूद्र होने का लाभ मिलना चाहिए। तो ये भी चलता रहा और एक प्रक्रिया ये चलती रही संस्कृताइजेशन का। वो क्या था कि जैसे हम भी जनेऊ पहनते हैं, इसको लेके बहुत बड़े बड़े समाजशास्त्री भारत के और विदेश के उन लोगों ने एक ये भी प्रवृत्ति चली, शादी विवाह दूसरे आयोजनों में उस तरह का करना। फिर पूजा पद्धतियाँ अलग अलग जातियों में, अलग अलग गाँवों, अलग अलग इलाकों में बहुत सारे इस तरह के इष्ट देवता, बहुत इस तरह के पौराणिक पुरुष, उनके नाम को के साथ अपनी पहचान जोड़ना। तो ये एक बड़ी जटिल और बहुत हजारों की संख्या में जातियाँ हैं। और पीछे भी जो पीछे का देखेंगे 1931 वगैरह का आंकड़ा उपलब्ध है, देखेंगे असल ये आरक्षण और राजनीति जैसा पहले मैंने कहना चाहा उसको उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। एक एक व्यक्ति को समझाना कि हम जो काम कोई भी सरकार के लिए, कोई भी राजनीतिक दल के लिए हम जो नीतियां बना रहे हैं वो आपके हित में है या देश हित में है, वो अलग अलग समझा पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन एक साथ किसी समूह को, जैसे उदाहरण के लिए दें, अगर बुरा नहीं मानिए आप उसको एडिट कर सकते हैं कि एक चिराग पासवान समझ जाए तो इतना प्रतिशत मतदाता समझ गया, उसमें एक मांझी जी समझ गए तो इतना प्रतिशत मतदाता समझ गया, एक फलाने नेता समझ गए तो इतना, भले उस समुदाय के 100% नहीं लेकिन 60, 70, 80% समझ जाते हैं। तो इसलिए जो आधुनिकता के दौर में है कि व्यक्ति को अधिकार है, मौलिक अधिकार व्यक्ति को है। इंजीनियर साहब ने कहा कि जाति, कहीं संविधान में जाति नहीं लिखा है, संविधान में तो राजनीतिक दल नहीं लिखा था। दल बदल वाला जो कानून लागू 85 में हुआ उसके पहले कहीं संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं था और आज भी संविधान में जाति का उल्लेख। और अम्बेडकर बाबा साहेब ने तो खुद ही जाति के विनाश की बात नहीं, वो तो अलग कही थी। बाबा साहेब तो ये भी जब राज्यसभा के मेंबर थे तो राज्यसभा में 53 में 50 में संविधान बना और 53 में भाषण देते हुए कहा कि मैं तो भाड़े का आदमी था, मैंने तो वो किया जो मुझको कहा गया। ये उनका भाषण राज्यसभा के प्रोसीडिंग में है। उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी निर्णय ले रही थी। उसके केंद्र मामलों एक ही विषय था कि अनुसूचित जाति के वर्गों में है उनकी गरिमा, उनकी महिमा, उनका अस्तित्व। और जो लड़ाई गांधी जी के साथ उनकी हुई थी, जो रमजे मैकडॉनल्ड फार्मूला के बाद
कम्युनल अवार्ड के बाद जो संधि हुई थी, उनका अस्तित्व, और इस बारे में कांग्रेस का नेतृत्व भी सहमत था। इसलिए वो एक बाबा साहब की भूमिका, और बाबा साहब ने वो एक अलग पहलू के लिए लाहौर के एक अधिक मीटिंग के लिए लेख लिखा था, जो उन लोगों ने मीटिंग रद्द कर दिया तो उन्होंने पुस्तिका छपवा दी, जात पात तोड़ो उन्मूलन का था। जाति अब सुविधाजनक है, राजनीतिक दलों के लिए सुविधाजनक है, सभी राजनीतिक दलों के लिए सुविधाजनक, क्योंकि इसमें अपील हम सीधा कर सकते हैं। उस जाति के हम सिंबॉलिक लोगों का जिनका नाम है उनकी जयंती मना दें, मतलब ये कंट्रोल करना, जी, जाति के सारे लोग खुश हो गए। एक तरह से कह सकते हैं कि जनता को कंट्रोल करना आसान। जाति के किसी को हमने पद्म भूषण दे दिया, पद्मश्री दे दिया, उस जाति के सभी लोग खुश हो गए, भारत रत्न दे दिया। तो ये एक जाति अपील, क्योंकि ये एक सिंबोलिज्म है, एक प्रकार का ये प्रतीक है, और यह एक प्रकार की पहचान है। यानी अपनी जाति के लोगों के साथ जो उत्कृष्ट हो गए, कोई अगर खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हो गया तो उसके साथ हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। तो ये एक बड़ा सरल तरीका है और ये किसी को भी आसान लगता है। तो इसी को लोगों ने वोट बैंक कहा, लेकिन वोट बैंक दूसरे अर्थों में था। वोट, और लोहिया जी की बात कही गई तो लोहिया जी का वो प्रयास कम्युनिस्टों के जवाब में था कि जो वर्ग संघर्ष की बात करते थे आर्थिक आधार पर, तो इन्होंने सोशल बेस की बात कही, सामाजिक आधार, और ये दिखाया था कि हमारे यहाँ चातुर्य वर्ण व्यवस्था में जो ये फर्क रहा है, तो इस कारण से ये लोग, क्योंकि इन समुदायों के लोग उतनी बड़ी संख्या में आज़ादी की लड़ाई में आगे नहीं थे। तो आगे इसलिए नहीं थे क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जो लोग पढ़ाई लिखाई में थे उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ा, जो बैडिस्ट्री में थे उन्होंने बैडिस्ट्री छोड़ी। लेकिन जरा धीरे धीरे जो राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, ये तो एक विस्तृत इतिहास की बात हुई। जी, तो एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत ये भी चल रहा है। और केंद्र सरकार ने ये कोशिश की है कि यह जिसको एक मुद्दा बनाया जा रहा था, अभी जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो मैं एक नेता के जाति के बारे में पूछूंगा, आप में से कोई उत्तर नहीं दे सकेंगे। तो ये एक जो मुद्दा बनाया जा रहा था, तो राजनीति वन अपमेंशिप है ही, मुद्दे को एक के हाथ से अपने हाथ में लेना। ये तो बात हुई कि राजनीति में यही होता रहता है हमेशा, और ये राजनीतिक बातें तो चलती रहेंगी। और जाति एक सत्यता है, इस बात को तो सभी ने स्वीकारा है कि चाहे हम इसको माने ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो राजनीति है इसमें जाति एक बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम करती है। हम भाजपा के वरिष्ठ नेता जो अमिताभ कुमार जी हैं उनके पास आते हैं। और जाति एक सत्यता है, ये बात तो हो गई, लेकिन इसको इतने दिन से नकारा जा रहा था, और अभी जिस तरह से कि आपने देखा कि विपक्ष ने भी सीधे कहा कि अगले साल को टाल रहे हैं, यानी कि फिर से ये लॉलीपॉप दिखाने वाली बात हो गई। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जाति हिंदुस्तान में एक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सही बात है कि आप इसको माने ना माने, नकारें, या कितना भी मॉडर्न बने कि हम लोग जातिवाद को नहीं मानते हैं, बट ये एक हकीकत है। देखिए, विपक्ष इसको एक मुद्दा बना रहा था, और जैसा कि जानते ही हैं कि सेंसस 2021 में होना था, कोविड के कारण उसको तत्काल स्थगित किया गया है। ये कब स्टार्ट होगा ये केंद्र का विषय है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इसको शुरू करना है, तो इसकी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए और उस तैयारी के अनुरूप इसको करेंगे। अब अगर कोविड नहीं होता तो ये क्या बोलते हैं, तब तक तो अभी तक सेंसस भी हो गया होता और तब जाति गणना की बात भी नहीं हो रही थी। तो ये हमारा विषय हमको करना है, हम कोई लॉलीपॉप नहीं दिखा रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी, एनडीए की सरकार ने जब ये निर्णय ले लिया कि हम जाति गणना कराएंगे, तो हमारा कॉलम जाति गणना सेंसस में वो कॉलम निश्चित रूप से जुड़ेगा। रही बात शिक्षा की, तो आप देख लीजिए कि शिक्षित होना, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा है, चूँकि ये इस विषय पे लंबा बोल सकते हैं कि शिक्षित होना सबसे ज़रूरी है। तो शिक्षा के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। जब तक समाज समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होगा, तब तक ये जातिवाद का चलता रहेगा। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उससे उठेंगे कि हमारे राष्ट्रहित में क्या है, राज्य के हित में क्या है, समाज के हित में क्या है, तब वो फैसला ले पाएंगे। नहीं तो उन्होंने जैसा कहा ना कि कोई एक जाति का बड़ा नेता को अगर आप प्रसन्न कर लिए, ये मैं पार्टी के इतर बात कर रहा हूँ, तो आप समझो कि आपने उस जाति को साध लिया। जब सभी शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से ये फैसला कर पाएंगे कि राष्ट्र समाज के हित में क्या है। और शिक्षा का बहुत महत्व है, चूँकि जब
पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये कॉन्सेप्ट है। और जब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो मोदी जी और एनडीए सरकार का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी सफलीभूत होगा जब सभी शिक्षित होंगे और समाज विकास की ओर अग्रसर होगा। जी, तो आरजेडी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की इंजीनियर शिवनंदन शाह हैं। तो जैसा कि अभी हुआ कि ठीक है, अब ये जो सबका साथ सबका विकास वाली बात है और इसलिए ये जातिगत जनगणना जो है वो की जाएगी। जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो फिर इसके ऊपर फिर क्या प्लान होगा? देखिए, ये तो पहले से ही ब्रिटिश शासन काल में भी ब्रिटिशों ने महसूस किया था कि जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने के लिए जातीय गणना होना चाहिए। उसमें भी काफ़ी डिटेल, मैंने एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते कई बार जातीय गणना करवाया भी है। उसमें बहुत सारे कॉलम थे, उससे भी काम चल सकता था यदि उस पर भी काम करते हैं तो। लेकिन सबसे प्रथम हमको ये लग रहा है कि जब हमारा नेशन विशालतम प्रजातांत्रिक देश है तो इसमें सिर्फ जाति भी एक प्रकार की बाधा हो रहा है। एक प्रकार का बाधा हम समझ रहे हैं देश के विकास में, कि इसी पर लोग फोकस हो रहे हैं। इसको तो खत्म कर करके सिर्फ सिटीजनशिप की बात होनी चाहिए थी। प्रजातंत्र में यही होना चाहिए। और अभी जहाँ तक हमारे साथी सहयोगी ने बोले शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। प्रजातंत्र में समान शिक्षा का अधिकार और समान रूप से शिक्षित बनाना भी बहुत जरूरी है। तभी वो समान रूप से अपने अधिकारों के लिए, देश के विकास के लिए वो सही तरीके से सोच सकते हैं, निष्पक्ष रूप से सोच सकते हैं और कहीं से भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा का भी विकास बहुत ज़रूरी है प्रजातंत्र में। और अभी जो सामाजिक असमानता हमारे देश में है, 85% या जो भी हैं 80% जो भी लोग हैं कहते हैं कि हमें राजनीति में भागीदारी नहीं मिल रही है और हम हमेशा बरसों से, सदियों से शोषित होते आए हैं, डिस्क्रिमिनेट होते आए हैं। तो वो चूँकि ये जनगणना है, आपका पता चलेगा जाति से कि भाई कि इतनी जाति के लोग हैं, उनके लिए ये सरकार की योजनाएं इतना % होना चाहिए, तो उनका अधिकार मिलेगा, वो सामाजिक असमानता दूर होगी। इसलिए जाति गणना बहुत आवश्यक है सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए, राजनीतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर। मतलब कि जो जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसको सही जो एक अधिकार का बंटवारा है वो किया जा सके। ये कहना है जो आरजेडी के हैं आरजेडी के जो हैं इंजीनियर शिवनंदन शाह जी, उनका। हम रियाज अहमद जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, इसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता जो हैं उनके पास जाएंगे। ये जो बात हो रही है कि इतने दिन जो अंग्रेज़ों के समय में ही हुआ था, लेकिन कांग्रेस इतने लंबे समय तक रही, उसने नहीं किया, और अब वो जातिगत जनगणना को इतना ज़्यादा जोर दे रही है जबकि वो ही हमेशा से विरोध में रही है। तो फिर इसकी नहीं, एक बार का भी इंसिडेंस बताइए कि कांग्रेस से विरोध की है। जी, शुरुआत में कहा गया, जी शुरुआत में ही इंदिरा गांधी ने और नेहरू जी ने भी हमेशा से इसका विरोध किया कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। कोई एविडेंस बताए ना, सीधे फॉल्स नैरेटिव सेट मत कीजिए। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी समाज के समावेशी विकास का विरोध कभी न किया है, न करेगा। आज भी अगर वो मजबूती से पकड़ करके है तो वो आज हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, अगर वो बोलने पर मजबूर हुई है तो अगर हम लोगों ने इस मुद्दे को लगातार पकड़े नहीं, आज से यही 7 तारीख को राहुल गांधी जी पटना में आए थे और इसी विषय पर जब वो प्रोग्राम कर रहे थे, यही सत्ता पक्ष के लोग उनका उपहास उड़ा रहे थे, उसको सवर्णों का विरोधी बता रहे थे। न हम सवर्णों के विरोधी हैं, न दलितों के विरोधी हैं। हमको समाज में समावेशी विकास चाहिए। उसके लिए आज जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, इस विषय पर सिर्फ कॉलम बनाना हमारा काम नहीं है। जातीय जनगणना करवाने का मतलब, जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि जाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक या फिर राजनीतिक तौर पे उसकी हिस्सेदारी क्या है, समाज को विकास करने के लिए हर स्तर पे उनकी भागीदारी चाहिए। तो वो जब तक स्कैन करके आप निकालिएगा नहीं, उसके लिए आप करेक्टिव एक्शन कैसे लीजिएगा। हमारे जदयू के भाई ने बताया कि हमने बहुत संसाधन और बहुत पैसा खर्चा करके 2023 में जातीय जनगणना किया और उसका रिपोर्ट सबमिट किया। हमको तो बड़ी आश्चर्य होता है कि बीजेपी ही आपकी उस जनगणना को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसी को वो गलत बता रहे। तो आपने संसाधन का क्या दुरुपयोग किया है?
या अगर वो सही है और आपके सहयोगी दल बीजेपी जो आपकी मुख्य सहयोगी दल है, अगर वो आपके जनगणना को स्वीकार करती है तो उसके जो एक्सरे में आपकी बीमारी निकल करके आई, जिसको आप बता रहे हैं कि वो कोर्ट में चला गया और वहाँ अरे आपके पास सांसद है, आप वहाँ से उसको पारित करके 9th शेड्यूल में डाल सकते हैं। तो आपकी मंशा पे, आपकी इच्छा शक्ति पे, आपके आपस में समन्वय पे हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि आप कहीं पर भी एक जगह पर नहीं, ये तो अचानक कल आपके ऊपर बम फूटा, आपको ही समझ में नहीं आ रहा कि हम इस पर रिएक्ट कैसे करें। जी। तो जेडीयू के जिला प्रवक्ता रामलला ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगे कि जब अब आपकी सरकार है, जातीय उसका आंकड़ा आपके पास है, तो फिर क्या बाधा हो रही है? बाधा तो कोई नहीं है। हाँ, बाधा एक ही है जो कोर्ट में लंबित है। अब हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो नहीं कर सकते ना, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो कोर्ट का है दिशा निर्देश है। मैंने 65% आरक्षण भी दिया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब और एनडीए की सरकार दोनों कोऑर्डिनेशन से जो भी डिसीजन करती है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास करके, उसी फैक्टर के तहत हमारी भी सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी का। तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट जो है उसको आरंगा लगाए हुए है, रीजन जो भी हो, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, ना कोई ऐसा। हम जब इतना सारा एक्सपेंस किए, डोर टू डोर विजिट किए, बल्क में हमारे जो स्टाफ है बिहार सरकार की, जितने भी हर क्षेत्र के जो कर्मचारी है उनको लगाया गया। हम आपकी जो राजा जो हमारे विपक्षी है उनका एक ही फैक्टर है कि मोटा मोटी हमारी जात की संख्या को मालूम हो जाना चाहिए, जो हमारा वोट बैंक है। हमारा तो परसेंटेज, हमारी सरकार ये सब पहलू को नहीं ध्यान देती है। हमारा सरकार का एक ही फोकस है कि हर जाति का जो मुकम्मल हिस्सेदारी हो, जिसको शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, और सरकार उसको क्या सुविधा उपलब्ध करा सकता है, माइनॉरिटी क्लास हो या सबके लिए। आज मान लीजिए एनडीए की सरकार कहीं भी कोई मंच से अगर शेयर करती है तो बोलती है 140 करोड़ के जनता के विकास के लिए विश्वास पर हमारी सरकार टिकी हुई है। सब यहाँ पर जात फैक्टर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कि हर जात में उसका क्या क्या सुख सुविधा से वंचित है वो उसको मुकम्मल मुहैया कराया जाए। अगर वह शिक्षा के क्षेत्र में वंचित है तो उसको मुकम्मल शिक्षा दिया जाए, नौकरी दिया जाए, इस फैक्टर को लेकर के। लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी है जिनको अपने ही वोट बैंक की राजनीति नजर आ रहा है कि हमारा एक समीकरण स्पष्ट हो जाएगा, हम उस आधार पर वहाँ फोकस करके वोट करेंगे। यही बिल्कुल मतलब किसी भी जातिगत जनगणना का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए कि उनका विकास किस तरह से हो, और जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है जो बेनिफिट वो होना चाहिए। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हम आगे बढ़ेंगे प्रोफेसर अनिल कुमार ओझा के पास कि आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दें कि ये जो हो जाएगा, अगर अगले वर्ष तक भी अगर हो जाता है, जनगणना जब होगी, जो होने वाली है, जो 10 वर्षों पर होती है, तो उसमें उसके माध्यम से ये आंकड़े अवश्य ही मिल जाएंगे। फिर उन आंकड़ों के आधार पर जो बातें सभी वक्ताओं ने कमोबेश सहमति के साथ कही है, उन आंकड़ों के आधार पर हो सकता है कि नीतियाँ बनाने पर, आप जो सड़क बनाते हैं, हवाई अड्डा बनाते हैं, रेलवे लाइन बनाते हैं, वो तो सभी जातियों के लोग चलते हैं, तो और उसमें ये रिमार्क नहीं कर सकते हैं कि या नाली बनाए तो उसमें पानी बहा। बाकी के कुछ और कामों में किस प्रकार दिया जा सकता है। दरअसल ये सुविधा राजनीति के लामबंदी की सुविधा है, और उस सुविधा में ये जरूर थोड़ा मददगार होगा, सबों को मदद मिलेगी, सबों को मदद मिलेगी। हाँ, आप अपना कौन सा पॉइंट प्रेजेंट करना चाहेंगे? हम अभी जैसा कि हमारे जेडीयू के प्रवक्ता रामलला जी ने बोले, हम एक सरहद देखे हैं जन कल्याण, जिसमें ज़्यादा संख्या भारत के जो नागरिक हैं, जिसमें ज़्यादा उनको इफेक्ट कर रहा है, वैसे कानून को पास करने के बजाय क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डाल देते हैं, हाई कोर्ट में डाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। सरकार को तो पावर है अपना काम, अपना विधेयक बना करके पास करने का, और वो सुप्रीम कोर्ट में एक साइड से डलवा देते हैं। ये तो विपक्षी कर रहे हैं, विपक्षी कर रहे हैं। क्या विपक्ष कर रहे हैं? नौवीं अनुसूची में डालने के लिए क्या विपक्ष किए हैं? नहीं किए हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से ये आगाह करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने जिला पदाधिकारी से बिहार में हुए जनगणना के आंकड़ों को मुजफ्फरपुर में जो वह
जनगणना उसका अभिलेख मैंने मांगा आरटीआई के थ्रू, उन्होंने देने में सक्षम हुए और ये कहे कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा व्यक्ति जनगणना किया, ये आंकड़ा कैसे मिला? जिला पदाधिकारी के बिना कोई आदमी कैसे यहाँ जनगणना कर लिया? दूसरी बात है कि इस यदि होने वाले जनगणना में सरकार सरकारी एजेंसी को उनके सारे कर्मचारी एवं पदाधिकारी को कड़ी से कड़ी जिम्मेवारी दी जाए और यदि गलत पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलने की भी व्यवस्था की जाए। इस बात पे भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ कुमार जी भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि शिवनंदन शाह जी ने बताया कि सरकार चली गई कोर्ट में, तो बिहार सरकार जो है उसने तो आरक्षण को लागू ही किया, बढ़ा के 65% किया। तो सरकार तो ही कोर्ट में गई है इसको करने के लिए। जो स्वतंत्र लोग हैं, प्रजातंत्र है, सबों को अपना अधिकार है। तो जो इसमें जो पार्टी थी जो इससे आहत हो रही थी या जिसे लग रहा होगा कि ये अनुचित है, वो कोर्ट में गए ना। सरकार तो लागू ही की इसको। जी, ये विवाद अभी फिलहाल जब तक हमारा जनगणना यदि कोई व्यक्ति गया है कोर्ट में तो सरकार को तो अपना एक्शन में आगे बढ़ना चाहिए था। यदि उस व्यक्ति के सरकार के विपक्ष में आता फैसला तो फिर विड्रॉ करती, उसको तो लागू तुरंत कर देना चाहिए था। लेकिन जी, ये विवाद अभी जब तक कि जनगणना पूरी तरह से संपन्न नहीं होती है, इस तरह के विवाद चलते रहेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि इसको अगले वर्ष शुरू करेंगे, तो अभी हमें चर्चा का मौका और भी मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलते रहेंगे, और अगर फिर मौका लगा तो फिर इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।